ओके, इट्स माय नेक्स्ट लेक्चर। और ये क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत अभिग्रहित बड़ा प्रश्न होता है। बड़े प्रश्न अब एग्जाम में आपको नहीं करने हैं, लेकिन इनमें अभिग्रहितों में ही बहुत सारे बिंदु हैं। उन बिंदुओं में एक एक बिंदु से संबंधित एक एक प्रश्न बन जाता है, छोटा प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है तरंग फलन साई क्या होता है और इसकी भौतिक सार्थकता क्या है। तो तरंग फलन साई एक अवस्था फलन होता है जो आपको लिखा रखा है। आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें। यहाँ मैंने बिल्कुल ब्रीफ में आपको लिखा है कि किसी भौतिक निकाय यानी कि संरक्षित क्षेत्र में कण से संबद्ध कोई एक तरंग फलन साई होता है जो इस निकाय के सभी लक्षणों का निर्धारण करता है, सभी गुणों का निर्धारण करता है तरंग फलन। अब तरंग फलन कैसा होना चाहिए? तो तरंग फलन एक साई निर्देशांक और समय का एकल मानी फलन होना चाहिए, यानी कि साई शुड बी आर एंड टी, इस तरह का होना चाहिए। यह एक सम्मिश्र फलन होता है प्राय, क्योंकि सम्मिश्र होने से ही आवर्तिता होगी जिसमें साइन और कॉस के घटक होंगे। तीसरी चीज से तरंग फलन साई एवं इसके अवकलज ये सभी परिमित एवं सतत होने चाहिए। अनंत दूरियों पर इनका मान लगभग शून्य हो जाना चाहिए। तरंग फलन साई प्रसामान्यीकृत होना चाहिए, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी का मान 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब अर्थ 100 होना चाहिए, इसका अर्थ यह है। और प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसका मतलब कण होगा, और कण होगा तभी उसका अध्ययन होगा। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो फिर अध्ययन किसी भी चीज का हो ही नहीं सकता। तो तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि तरंग फलन एक प्रायिकता फलन है। इसके लिए किसी बिंदु विशेष की प्रायिकता का मान तो होता है साई स्टार साई। साई स्टार साई का मतलब मॉडुलस साई का फर्क, ये स्मॉल पी से निरूपित कर दें। जबकि कुल प्रायिकता कैपिटल पी, इसको हम पूरे स्पेस के लिए ले लें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और ये डी टॉ है। ये डी टॉ है आयतन समाकलन का अल्पांश है, आयतन का अल्पांश। तो ये वैल्यू होगी, यानी कि पी आर टी डी टॉ है। डी टॉ को कई बार हम इस रूप में भी लिखते हैं, डी टॉ आयतन अल्पांश। इसकी वैल्यू dx, dy, dz भी लिखी जा सकती है, या इसकी वैल्यू d3r भी लिखी जा सकती है। अलग अलग पुस्तकों में निरूपण अलग अलग होता है। ये एक ब्रीफ डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि तरंग फलन क्या होता है। डिटेल आप पढ़ लें। ये एक अवस्था फलन है, आयाम को भी निरूपित करता है। नेक्स्ट है कि संकारक की अवधारणा। क्वांटम यांत्रिकी में संकारक किसी भी राशि के, व्यत्यात्मक राशि के एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। अगर उनका एग्जैक्ट मान ज्ञात करते हैं तो उनकी अनिश्चितताएं फिर अनंत तक पहुंच जाती हैं। तो कण से संबंधित मापन योग्य भौतिक राशि जैसे ई, पी, आर आदि, इनके आइगन मान ज्ञात किए जाते हैं, और इन भौतिक राशियों का आइगन मान संभाव्य मान ही आइगन मान होते हैं, और ये आइगन मान जो प्राप्त होंगे वो इन भौतिक राशियों के संकारकों से प्राप्त होंगे। जैसे कोई भौतिक राशि है, उसका संकारक ए ऑपरेटर, इसको जब हम तरंग फलन साई से ऑपरेट करेंगे तो हमें इसका आइगन मान प्राप्त होगा, यानी कि भौतिक राशि के मान प्राप्त होंगे। अलग अलग स्टेट्स में तरंग फलन के मान अलग अलग होते हैं। साई के मान साई 1, साई 2, साई 3, साई n ये हो सकते हैं, और इनमें तब ये तरंग समीकरण ए ऑपरेटर साई n = अल्फा n साई n इस रूप में आएगा। पहली अवस्था में तरंग फलन साई 1, आइगन मान अल्फा 1। दूसरी अवस्था का तरंग फलन साई 2, आइगन मान अल्फा 2। इसी तरह से ये है। तो इस प्रकार से हम तरंग फलन अलग अलग होंगे तो इनके आइगन मान भी अलग अलग होंगे। तीसरी चीज आती है इसमें कि एक ही कण से संबंधित तरंग फलन साई 1, साई 2, साई 3 परस्पर रैखिक होते हैं, और जब ये रैखिक होंगे तो इनके सीधे सीधे जोड़ होते हैं। फॉर्मूला होता है y = mx + c। तो y की भी एक घात होती है और x की भी एक घात होती है, इसलिए साई 1, साई 2, साई 3 इनकी सबकी एक घात होगी। कहीं मल्टीप्लीकेशन में नहीं होंगे, कहीं स्क्वायर आदि नहीं होंगे,
तो ये इनका रैखिक संयोजन होता है, तो इसे हम रैखिक संयोजन कहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि इनके लिए प्रायिकता के मान अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से साई एम स्टार साई एन डी टॉय इंटीग्रेशन पूरी स्पेस का अगर ये एक होता है तो हम कहेंगे तरंग फलन प्रसामनिकृत है, जिसमें m बराबर है और m बराबर n नहीं हो, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तब हम इसको कहेंगे तरंग फलन लंबकोणीय होता है, यानी कि ऑर्थोगोनल होता है। तो ये तरंग फलन से संबंधित प्रॉपर्टीज हैं। संकारक की बात करते हैं कि भौतिक राशियों का एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम संकारकों के रूप में इनको निरूपित करते हैं। ऊर्जा का संकारक ये है, संवेग का ये है, एक्स दिशा का संवेग, ऐसे ही एक्स ऑपरेटर ये स्थिति का संवेग हो सकता है। तो ये है। इसके अलावा ऑपरेटर्स में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हर्मिटी संकारक क्या होता है, हर्मिशन। तो इसको मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि मापन योग्य कोई भी भौतिक राशि, इसका सहचरी कोई संकारक है और वो संकारक हर्मिटी संकारक होगा। संकारक यानी कि ए ऑपरेटर है तो वो ए ऑपरेटर हर्मिटी ऑपरेटर होगा यदि इस इक्वेशन का वो पालन करता है। और इक्वेशन ये है साई वन स्टार ए ऑपरेटर साई टू डी टॉय इज इक्वल टू ए ऑपरेटर साई वन, इसका पूरे का होल स्टार साई टू इंटू डी टॉय, ये है। इसके अलावा कुछ 2-3 प्रश्न और छोटे छोटे से इसमें बनते हैं, मैंने आपको करवा रखे हैं, आप इनको जरूर देख के जाएं कि संलग्न संकारक क्या होता है, हर्मिटी संकारक के गुण क्या हैं, इसके आइगन मान वास्तविक मान होते हैं, और सिद्ध करो कि PEH ये हर्मिशन होते हैं। इसके अलावा जो 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं कि संकारकों में क्रम विनिमय संबंध ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिनमें LX LX इनका क्रम विनिमय 0 होता है, और इसी तरह से LX LY का L इस तरह से ये अलग अलग इनका, तो अलग अलग मान ये आप लोग देख लें, इनका मान 0 है, जो भी है तो आप इनका अलग अलग सॉल्व करके देख लें, मैंने करवा रखे हैं आप इनको, तो इनको भी आप पढ़ते हुए देख के जाएं। इसके अलावा तरंग फलन की अपभ्रष्टता डिजेनरेसी क्या होती है, तो जहाँ तरंग फलन की अलग अलग आइगन मान हों, अलग अलग अवस्थाएं हों, अलग अलग तरंग फलन हों, तो उसे हम तरंग फलन की अपभ्रष्टता कहते हैं। अपभ्रष्टता या डिजेनरेसी का मतलब एक से ज़्यादा तरंग फलन, आइगन मान डिफरेंट, संकारक एक, तो ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, तो ये तरंग फलन की अपभ्रष्टता कहलाती है। और एक ये आता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स, देखो चरों के प्रत्याशा मान, तो इनके वास्तविक मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, यथार्थ मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, इसलिए इनका प्रत्याशा मान ज्ञात करते हैं। और इसका तरीका वही है कि जब हम एवरेज निकालते हैं योग, तो वो योग में के टोटल मान बटे टोटल संख्या, ये हम एवरेज निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ए ऑपरेटर से संबंधित योग बटे कुल प्रायिकता के सापेक्ष इसको हम हल करते हैं, और अगर ये प्रायिकता का मान 1 है प्रसामान्यीकरण की कंडीशन के अनुसार, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। कोई भौतिक राशि है उसकी प्रत्याशा मान, तो उसकी प्रत्याशा मान ये भी इसी सूत्र में आएगी, ये भी इसी तरह से होगी, तो ये प्रत्याशा मान कहलाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों अभी इस चैप्टर में और जो आपको पढ़ना है वो प्रायिकता घनत्व P इक्वल टू, ये अभी मैंने आपको बताया इंटू डी टॉय, इंटीग्रेशन ये है। और एक बिंदु के बात करें अपन, किसी एक बिंदु के लिए P प्रायिकता, तो बिंदु विशेष पर P इक्वल टू साई स्टार साई, यानी कि मॉडुलस साई का वर्ग, ये हो जाएगा। प्रायिकता धारा घनत्व S का मान इस रूप में होता है। ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, आप इसको पढ़ लें। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लेकर के इसको हल किया है, आपको याद आए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से एक बार हम साई स्टार से गुणा कर दें, और दूसरा इस इक्वेशन का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखें और उसको साई से गुणा कर दें, और फिर इनको जोड़ दें, घटा लें, तो उसके बाद में ये इस तरह की इक्वेशन बनती हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोग हल कर लें इसको, तो ये एक सांतत समीकरण हमें इससे में प्राप्त होता है। और जहाँ सांतत समीकरण आ जाता है वहाँ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। संरक्षण को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सांतत समीकरण ये है
और ये सैंतल समीकरण दोनों ओर से हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड ये वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में इधर डाइवर्जेंस है, और ये डाइवर्जेंस आयतन समाकलन है डाइवर्जेंस का। इसको हम गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लगा करके क्षेत्रफल समाकलन में चेंज कर दें, और क्षेत्रफल समाकलन अनंत जहां टेंड्स होगी ये लिमिट, वहां पे इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो शेष ये टर्म बची, और इस टर्म का मान 0, इसका मान 0 होने का मतलब ये डिफरेंशिएशन के साथ में 0 है। और जब डिफरेंशिएशन हटाएंगे तो ये मान कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट। और ये जब कांस्टेंट होगी तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी टोटल कुल प्रायिकता का मान संरक्षित होता है। तो ये वाली चीज़ संरक्षण के रूप में होगी, ये कैपिटल P कुल प्रायिकता संरक्षित होगी। तो ये विद्यार्थियों कुछ टॉपिक्स थे, इनको आप देख लें, पढ़ लें। और इसके अलावा यूनिट 3 में मैथमेटिक्स है, बड़े बड़े मैथमेटिक्स हैं, लेकिन उनको आप हल करेंगे तो उनकी एक सीक्वेंस बन जाएगी, रिजल्ट तक आप पहुंच जाओगे। रिजल्ट लगभग बराबर से हैं, एक जैसे आते हैं, तो उनको आप बीच बीच में उनकी मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए उनको हल कर सकते हैं, रिजल्ट तक जरूर पहुंचे। बड़े क्वेश्चन भी छोटे इनमें 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीसरी यूनिट किया है। चौथी यूनिट में केवल मेनली 3 टॉपिक हैं, और इन 3 टॉपिकों में एक तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से है संबंधित, एक पोटेंशियल वेल का है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ढंग से तैयार कर लें। और 5वीं यूनिट में मैंने केवल एक ही चैप्टर करवाया है, तो आप उस चैप्टर को तैयार कर लें। मैं समझता हूँ आपको क्वांटम मैकेनिक्स में आसानी से ये पेपर हल हो जाएगा। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।